जय हिंद दोस्तों। आज की जो ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग आने वाले 30 दिन के लिए, देखो एक बात समझना, हम लोग को ना बहुत लंबे लंबे प्लान्स नहीं बनाने हैं। हम लोग को एक डेडिकेटेड प्लान बनाना है कि भाई ठीक है, आने वाले 10 दिन के लिए हम इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे, आने वाले 20 दिनों में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और आने वाले 30 दिनों में हम इन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 2024 का जिन्होंने एग्जाम दिया प्रीलिम्स का, संभावना है कि उनका रिजल्ट बहुत सकारात्मक आएगा और उनको जून के एंड में मेंस लिखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पर जो 2025 में पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहे हो। ऐसे भी स्टूडेंट है जो 2024 में प्रीलिम्स दिया, 2023 में प्रीलिम्स दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो 2025 में वो फिर से प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। आप सब लोगों को मेंस की प्रिपरेशन को साथ साथ में लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे 2024 का मेंस हो या 2025 का मेंस हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट। अब समझिए हम लोग करने क्या वाले हैं। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न भी आता होगा लगातार, क्या सर सुबह सुबह निशान सर मुंह उठा करके आ जाते हैं, शाम को आप उठा करके आ जाते हो मुंह, और दिन भर आकर के कोई आंसर राइटिंग करा रहा है, कोई प्रीलिम्स करा रहा है, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। एग्जाम हमने 22 दिसंबर को दिया, उसके बाद से 1 महीना बाद हमको कैलेंडर मिलता है कि ठीक है भाई ये चीजें होने वाली है। उस कैलेंडर में भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रहती है। आयोग ने 1.5 महीने का समय मांगा था कि ठीक है भाई 1.5 महीना हमको तो हम रिजल्ट जारी करके दे देंगे। आज तक रिजल्ट नहीं आया, 1.5 महीना भी पूरे हो चुके हैं। करें क्या सर, कैसे इस पूरी इस टफ टाइम में हम कैसे अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। देखिए बात बहुत क्लियर समझिएगा, मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूं। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। याद है आप लोगों को, समझ में आया था आप लोगों को? आप में से बहुत सारे नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनको मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। न्यूटन साहब कहते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर कंडीशन में है, रुकी हुई कंडीशन में, जैसा कि आप अभी हो, प्रिपरेशन चल नहीं रही है, प्रिपरेशन बहुत रुकी हुई है, चल भी रही है तो 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, यही चीजें चल रही है पैरेलली। तो अगर आप रुके हुए कंडीशन में हो तो आपको मूव कराने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए हमारी क्लासेस आती है। ध्यान समझिएगा, मैं या निशान सर, हम लोग जो भी चीजें यहां पर कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए वो एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहे हैं। आज का जो ये पूरा सेशन है वो आप लोगों को उसी फोर्स के लिए आगे बढ़ाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन साहब कहते हैं कि जो टेंडेंसी, जो बिहेवियर किसी ऑब्जेक्ट को, स्थिर अगर ऑब्जेक्ट है, रुकी हुई ऑब्जेक्ट, उसको रोके रहने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। आप सबने एक टर्म पढ़ा होगा, जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया कहा जाता है उसको। अब ये इनर्शिया क्या है भाई? अगर सामान्य अर्थों में बताऊं तो आपके संदर्भ में इनर्शिया का मतलब है नकारापन, या फिर मैं कहूं तो एकदम निठल्लापन कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं मन कर रहा है भाई? जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, क्या उसके लिए आपको किसी और ने परेशान किया कि नहीं भाई तुम एग्जाम की प्रिपरेशन करो? अगर ऐसा है तब तो आप प्रिपरेशन छोड़ सकते हो बिल्कुल। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहीं ना कहीं पे जॉब करें, मतलब क्या, उनके पास एक आर्थिक वो आर्थिक रूप से सशक्त है, उनके पास कोई समस्या नहीं है, वो जॉब कर रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, कोई पुलिस में है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई लेखपाल की पोस्ट पे सिलेक्टेड है, उसके बाद भी वो जॉब के साथ साथ अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका लक्ष्य है, क्योंकि ये आपका टारगेट है। तो अपने इस टारगेट में अगर आप किसी बहाने को ढूंढ रहे हो कि सर कैलेंडर आ जाएगा तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सर रिजल्ट आ जाएगा तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप मूर्ख हो। बहुत सिंपल शब्दों में, आप लोगों के लगातार डेली मैसेज आते हैं, डिस्कशन ग्रुप में आते हैं, पर्सनल आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर रिजल्ट कब आ रहा है। अरे भाई किसको पता है रिजल्ट कब आएगा? आयोग कोई नहीं पता चल रहा है रिजल्ट कब आएगा, हम कहां से बता दें? लेकिन वो फैक्टर ही नहीं है, प्रिपरेशन हमको अपने लेवल पे करनी ही पड़ेगी। चलिए ये सब बातें हम लोग करते रहेंगे, अब समझते हैं कि हम लोग को करना क्या और ये चीजें हैं क्या। आज जो हम डिस्कस करने वाले, ध्यान से समझना, ये किसी भी प्रकार का पेड बैच का प्रमोशन नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आप तो अपने प्रयास बैच का प्रमोशन कर रहे हो। अरे नहीं मेरे भैया, समझना हम कर क्या रहे हैं यहां पर। मैं आज आपको, ठीक है, 25 डेज के अकॉर्डिंग डेली 2 टॉपिक आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा पढ़ने के लिए, मतलब कि टोटल 50 टॉपिक। अगर हम आने वाले 25 दिन में 5 दिन का हॉलीडे मान के चले, मैं मान के ये चलूं कि आप 5 दिन क्या करोगे, प्रॉपर ब्रेक लोगे अपने प्रिपरेशन में, तो 25 + 5 30 दिन, मतलब ये जो टोटल प्रोग्राम है, ठीक है, ये 30 दिनों का एक प्रोग्राम है। ध्यान समझिएगा, हम लोग बहुत लंबे लंबे प्लान नहीं बना रहे। मेंस को लेकर के आप परेशान हो, सर मेंस के लिए करें क्या? करना केवल ये है जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं।
अगर आप इस अप्रोच को फॉलो कर गए ना, आपको बहुत सकारात्मक रिजल्ट दिखेगा और बिल्कुल भरोसा रखो, आप केवल 25 दिन ये अप्रोच फॉलो करके देखो, फिर आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। करना क्या है बात समझिएगा। मैं आपको यहां पर, ठीक है, टोटल 25 डेज के अकॉर्डिंग आपको यहां पर 50 टॉपिक यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए बाइलिंगुअल में, सारे टॉपिक आप लोगों को दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग करने क्या वाले, अगर हम स्टार्टिंग के 3 डे को काउंट करें, ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3, देखिए ध्यान समझिएगा आप लोग। टॉपिक 1 क्या है, वो है मध्यकालीन भारतीय मंदिर मूर्ति कला, ठीक है, मिडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर की बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं। ये क्या है, अगर आप जीएस के पेपर 1 का सिलेबस को देखोगे तो जो पहला पॉइंट है सिलेबस का वो क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, और इसी के अंतर्गत सारे आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सब चीजें यहां पर शामिल हो जाती है। तो जो आपके सिलेबस का जीएस पेपर 1 का सिलेबस का जो पहला पॉइंट है, उसी को हमने पहले टॉपिक के तौर पर यहां पर शामिल किया है, उसी के एक सब टॉपिक को शामिल किया है, क्या, मध्यकालीन भारतीय मंदिर मूर्ति कला की हम बात कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 ध्यान दीजिए आप लोग, क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति, मतलब क्या, ये जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में अगर आप आओगे तो ये उसका एक टॉपिक दिया गया है। टॉपिक नंबर, मतलब डे 2 का टॉपिक नंबर 1 यहां पर आप लोग देखिए क्या कह रहा है, इंडियाज स्पेस मिशन या फिर प्रोजेक्ट, भारत के जितने भी अंतरिक्ष मिशन या परियोजनाएं हैं उनकी बात यहां पर की जा रही है। तो अगर आप ध्यान दो कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत अंतरिक्ष आपका एक टॉपिक दिया गया, स्पेस साइंस आपका एक टॉपिक यहां पर शामिल किया गया, ठीक है। तो उसका एक सब टॉपिक यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। अब चौथा टॉपिक समझिए क्या है, कह रहा है लोक सेवकों के लिए, जो जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो लगातार, उनके लिए कौन से वैल्यूज इसेंशियल है, कौन से आवश्यक मूल्य एक लोक सेवक के अंतर्गत होने चाहिए, ये एक टॉपिक दिया गया। ये क्या है, ये जीएस पेपर 4 मतलब एथिक्स का एक टॉपिक है। अब डे 3 का टॉपिक नंबर 1 ध्यान समझिए क्या है, एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर की बात यहां पर की जा रही है। ये आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जीएस पेपर 5 के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, यूपी का इतिहास पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखो तो ये जीएस पेपर 5 का एक टॉपिक दिया गया है। इसके बाद टॉपिक समझो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश उभरता हुआ विनिर्माण केंद्र, उत्तर प्रदेश इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। जीएस पेपर 6 के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यूपी की इकोनॉमी को वहां पर देख रहे होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, हमने 3 दिन के अंतर्गत हर जीएस के एक पेपर से एक टॉपिक को कंसीडर करते हुए 6 टॉपिक यहां पर शामिल किए, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। बात क्लियर हो रही है, मतलब कि आप 3 दिन लगातार क्या कर रहे हो, आप जीएस 1 से जीएस 6 तक के एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां पर कर लोगे। आप में से बहुत सारे दोस्त इस बात को लेकर के परेशान हैं कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कैसे आंसर राइटिंग करूंगा, मैं कैसे इन टॉपिक्स को पढ़ूंगा। मैं तरीका बता रहा हूं, मैं जो अप्रोच बताऊंगा बस आप उसको फॉलो करो, 25 दिन फॉलो करो। अगर आपको डे 1 और डे 25 में डिफरेंस नहीं दिखा तो फिर मैं बताऊंगा ठीक है भाई चलो गलती हो गई, ठीक है। लेकिन डिफरेंस दिखेगा, इस बात की गारंटी है। जितने लोगों ने इससे पहले प्रयास बेस से इनरोल हुआ, जितने लोगों ने हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो किया, उन सबको इंप्रूवमेंट दिखा है। अब देखो करना क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बहुत क्लियर समझा रहा हूं, जैसे अब समझिएगा, ये आपको मैंने पूरे डे 25 तक के आपको टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए। आप आगे भी टॉपिक देखो तो वही सारा टॉपिक है। फिर जीएस 1 स्टार्ट हुआ था कि भक्ति काल के साहित्य हो गए, फिर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पर हो गया, क्षेत्रीय समूह जितने भी, जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक, एशियान, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। जीएस पेपर 3 से आपको टॉपिक दिखा है इंक्लूसिव ग्रोथ, जीएस पेपर 4 से टॉपिक दिया एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, ये तो सिलेबस का आपका एक टॉपिक ही है एग्जैक्टली, ठीक है। जीएस पेपर 5 फिर से आपका यूपी की हिस्ट्री की बात करें, यूपी के कल्चर की बात करेगा, फोल्क डांसेस, जितने भी उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य हैं, आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ते हो कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य ये है, गोरखपुर का लोक नृत्य ये है, पूर्वांचल क्षेत्र का ये है, वही लोक नृत्य की यहाँ पर बात कर रहा है। हाँ समझिएगा, हम लोगों ने जो प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है इसी को इनरीच करके हम लोग मेंस में यूज करते हैं। जीएस पेपर 6 का टॉपिक क्या कह रहा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आर्थिक सुधार। ये सारे टॉपिक आपको लाइन से दिख जाएंगे, मतलब कि आप जो 50 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं वो जीएस के एक पेपर के नहीं है, वो जीएस के 6 पेपर को कंसीडर करते हुए हमने, और ऐसा एकमात्र इनिशिएटिव है जो कि जीएस 1 से जीएस 6 तक को शामिल करता है, ठीक है। अब समझना करना क्या है, मैं आप लोगों को स्टेप 1 से समझा रहा हूं बहुत ही क्लियर। जैसे कि स्टेप 1 क्या है भाई, पहला स्टेप तो ये कि आप सिलेबस का टॉपिक पढ़ो, कि जो टॉपिक यहां पर दिया गया कि पहला टॉपिक आपका है क्या। जैसे पहला टॉपिक यहां पर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा,
कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय मंदिर मूर्तिकला। कोशिश करो आप लोग स्टेप 1 के अंतर्गत ये, अच्छा स्टेप 1 के अंतर्गत तो ये करो सबसे पहले कि जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ की प्रिंट आउट ले लो। ध्यान समझिएगा, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं नोट करते चलना, स्टेप फॉलो करने हैं आप लोगों को। ये जो मैं पीडीएफ आपको ये 50 टॉपिक की एक लिस्ट दे रहा हूं, ये केवल एक पीडीएफ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पीडीएफ को हमने थोड़ा सा ना हमने क्या किया है कि साइंटिफिक वे में बनाया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो आपको एक कॉलम दिखेगा चेकलिस्ट का। चेकलिस्ट क्या होती है? एक बहुत ही शानदार बुक है चेकलिस्ट के ऊपर, मैं कभी डिस्कस करूंगा आप लोगों से कि चेकलिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। चेकलिस्ट से क्या होता है कि हम अपने एक्शंस को क्रॉस वेरीफाई करते रहते हैं, हम अपने एक्शंस को लगातार चेक करते रहते हैं कि ठीक है भाई, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, जैसे आपने डे 1 का पहला टॉपिक पढ़ लिया, आपको यहाँ पर टिक करना है। आपने डे 1 का दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, आपको यहाँ पर टिक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, लगातार इस चेकलिस्ट को फिल करते चलेंगे। एटलीस्ट 30 दिन के पश्चात हमको ये बात पता चलेगी कि मेरी एफिशिएंसी कितनी थी, मैंने कितना अच्छे से यहाँ पर काम किया है। ध्यान समझ, तो पहला काम तो क्या करना है हम लोग को, इस पीडीएफ की प्रिंट आउट लेनी है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 ध्यान दीजिए क्या करना है, हमको टॉपिक को पढ़ना है। मैंने टॉपिक आप लोगों को बता दिया कि मध्यकालीन मध्यकालीन क्या था भाई, भारतीय मंदिर मूर्तिकला। ठीक है, ध्यान देना टॉपिक में अगर आप थोड़ा फोकस करोगे ना, पहली बात तो सिलेबस का ये पहला टॉपिक ही है जीएस पेपर 1 का, मतलब हमने सिलेबस भी यहाँ पर एक बार घुमा लिया। अगर आप इस टॉपिक पर फोकस करोगे, ये स्पेसिफिक तौर पर बात कर रहा है किस चीज की, मध्यकालीन, मतलब इसने एक टाइम पीरियड भी फिक्स कर दिया कि आपको इस टाइम पीरियड में भारतीय मंदिर की मूर्ति कला देखनी है। ध्यान समझिएगा, कुछ और नहीं देखना है आपको, वहां के स्थापत्य पूरी कला नहीं देखनी है आपको, वहां पर क्या कहते हैं कि वहां का साहित्य नहीं देखना उस ड्यूरेशन का, आपको केवल और केवल मूर्ति कला पढ़नी। अब भाई हमने टॉपिक देख लिया, सिलेबस के किस पोर्शन में वो टॉपिक दिया गया हमने उसको एक बार फाइंड आउट कर लिया, इससे हम लोग लगातार सिलेबस भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हम लोगों को करना वो करना ये है कि आप इस टॉपिक को किसी भी एक ऑथेंटिक सोर्स से, जैसे कि अब ऑथेंटिक सोर्स सुन लो मेरे मुंह से कि क्या क्या है, किस बुक से या फिर कहां से हम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो मैं आप लोगों को सोर्स बताऊंगा, सोर्स ये बताऊंगा आप लोगों को कि भाई हम लोगों को पढ़नी है 2-3 बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग को बुक फॉलो करनी है यहाँ पर, मतलब सबसे पहले नहीं, इनमें से आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो, दृष्टि आईएएस, घटना चक्र, या फिर यूथ कंपटीशन। ठीक है, मुझे ये 3 बुक मार्केट में दिखी, इसके अलावा कोई और बुक अच्छी अवेलेबल होगी आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, इन 3 बुक की, अच्छा इन तीनों पब्लिकेशंस के हम लोग को लेनी क्या है, हम लोग को मेंस की सीरीज बुक लेनी है, या तो ये 6 पार्ट में आती है, ठीक है, या फिर ये 3 या 4 पार्ट में मर्ज करके निकालते हैं। ना समझना, जैसे इन्होंने क्या किया होगा, जीएस पेपर 1 का एक अलग मेंस सीरीज होगी, जीएस पेपर 2 की अलग सीरीज होगी, जीएस पेपर 3 की अलग होगी, तो ऐसे 6 बुक ले लो, किसी भी एक पब्लिकेशन का ले लो, बहुत परेशान नहीं होना, सब पब्लिकेशन सिमिलर लेवल पर है, सबका लेवल एकदम औसत है, उसमें कोई बहुत अच्छे कंटेंट्स नहीं दिए हैं, बट एटलीस्ट हमारे पास एक सोर्स अवेलेबल रहे, पहली बात। ठीक है, तो किसी भी पब्लिकेशन के हमको एक मेन सीरीज की बुक ले लेनी है। अब आपको इस टॉपिक को, मध्यकालीन भारतीय मंदिर की मूर्तिकला का जो टॉपिक है, आपको अपनी उस बुक में जाकर के एक बार रीड करना। मैक्सिमम 3 पेज, 2 पेज, 4 पेज का यही टॉपिक वहां पर मेंशन किया होगा, इससे ज्यादा पेज में वो टॉपिक नहीं दिया गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे आपके सामने टॉपिक था मध्यकालीन भारतीय मंदिर मूर्तिकला, हम क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि मध्यकालीन से मतलब क्या है, काल अवधि कितनी है, इसका टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस ड्यूरेशन में कौन कौन से वंश चल रहे थे राजा के तौर पर। ठीक है, वो एक बात आप यहाँ पर देखोगे। दूसरी बात, भारतीय मंदिर के, पहले तो भारतीय मंदिर उस टाइम के जो थे उनके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि ठीक भाई खजुराहो का मंदिर था उस टाइम पर, या फिर उस टाइम पर अजंता एलोरा के मंदिर का निर्माण हो रहा था, या फिर उड़ीसा के मंदिर का निर्माण हो रहा था, कोणार्क वाले मंदिर का निर्माण, वो जितने भी एग्जाम्पल्स है ना, एटलीस्ट हम उन एग्जाम्पल्स को यहाँ पर पढ़ते चलेंगे। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, मूर्ति कला। अब मूर्ति कला का मतलब क्या है कि भाई जो मूर्तियां बन रही है वो कैसे बन रही है। मूर्तियों से हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई, अगर किसी मूर्ति में बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है किसी एक मंदिर के अंतर्गत, और उसमें आपको दिख रहा है कि भाई कोई राजा बैठा हुआ है, एक दरबार लगा हुआ है, सैनिक खड़े हैं, ठीक है, वहां पे प्रजा खड़ी है, तो हम एक राजा के सिस्टम को पूरा वहां पर देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं बैठे कुम्हार वहां पे काम कर रहा है, हम देख रहे हैं वहां पे किसान खेती कर रहा है, तो हम उस टाइम के व्यवसाय को समझ रहे हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से बिजनेस हो रहे थे। हम यहाँ पर और क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भाई ठीक है कि इसमें इस मूर्ति जो बनाई गई है, मूर्ति किसी युद्ध का वर्णन कर रही है। ठीक है, तो हम युद्ध के पॉइंट को समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उस मूर्ति में
जो मूर्तियाँ उस टाइम पर बनी थी, उस मूर्तियों में नारी की क्या भूमिका दर्शाई जा रही है। हम वो नारी की पूरी भूमिका को वहाँ समझ रहे कि ठीक है, नारी क्या कर रही थी उस टाइम पर। तो आप उस मूर्ति कला से आप केवल मूर्ति को देखते नहीं हो, बल्कि आप उस मूर्ति से आप उस टाइम की जो पूरी सभ्यता है, उसको समझने का प्रयास करते हो। हम किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, जिस समाज में हम रह रहे होते हैं। अगर आप प्रेज़ेंट टाइम की मूर्तियाँ देखोगे, जो भी बन रही हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट इस समय अपना-अपना बनाते रहते हैं, तो आप क्या देखते हो? वही देखते हो भाई, ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं, वही मूर्तियाँ बन रही होती हैं। तो मूर्ति कला या फिर कोई भी आर्ट फॉर्म उस टाइम की सभ्यता को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि जो मूर्ति है, उसमें मूर्तियां बन रही थी, उसकी थीम क्या थी, किस विषय वस्तु पर बनाई जा रही थी। जो मूर्तियां थी, क्या वो धार्मिक थी पूरी तरीके से, क्या केवल एक धर्म के लिए थी, या फिर सभी धर्मों को शामिल किया जा रहा था। क्या उस समय जो समाज का चित्रण किया गया है, उसमें सामाजिक संरचना कैसे थी, कौन ऊपर था, कौन नीचे था, जो वर्ग विभाजन था, वो सब बातें हम यहाँ समझते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको उस बुक से पढ़ने हैं। अब ध्यान देना, आपके पास क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक संबंधित कि क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आपके पास केवल एक टॉपिक दिया गया था। आपको जब हमारा डे 1 होगा, जो कब है, 10 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा, 10 फरवरी को हम आपको डे 1 पर एक क्वेश्चन देंगे। अच्छा, ये केवल प्रयास बैच के अंतर्गत दिया जाएगा। बाकी जो इनिशिएटिव मैं आपको बताता हूं, अभी समझिएगा आप लोग। मैंने आपको 50 टॉपिक दे दिया। अगर आप डेली, ठीक है, आप एक टॉपिक को पढ़ने में मानो 15 मिनट का समय दे रहे हो, ठीक है, आपने भारतीय मंदिर का, मध्यकालीन मंदिर का मूर्ति कला को 15 मिनट में रेडी कर लिया, ठीक है, इस तरह समय देना भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक था आपका भारत के वाइस प्रेसिडेंट। आपने 15 मिनट में आपने क्या किया, उस टॉपिक को भी रीड कर लिया। तो आपको दोनों टॉपिक पढ़ने में 30 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, कोई ये कहे कि सर मैं बहुत बिगिनर हूं, मैं एकदम इनिशियल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए मान लेता हूं कि आपको 30-30 मिनट का समय लग रहा है। आपका टोटल यहां पर 1 घंटे का समय लगा। मतलब आप अगर डेली 1 घंटा दोगे, तो आपके आने वाले 30 दिनों में 50 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बेहद ईजी काम। आपका एक चेकलिस्ट बनाते चलो, आपके 50 टॉपिक यहाँ पर तैयार हो गए। एक स्टेप अगर आप आगे जाना चाहते हो, ठीक है, आगे जाने में क्या करना है भाई हम लोग को, जैसे मानो हमने 10 फरवरी को जो हमारा प्रयास बैच है, वहां पर हमने डे 1 का क्वेश्चन दिया। जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, वो सिमिलर टॉपिक पर रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की फ्रेमिंग अलग होगी। अब जरूरी नहीं कि हम भारत के उपराष्ट्रपति पर सीधे ये प्रश्न पूछे कि भारत के उपराष्ट्रपति के क्या कार्य है, नहीं। हम प्रश्न पूछेंगे, अपने हिसाब से फ्रेमिंग करेंगे। हम प्रश्न नहीं पूछेंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति, वो अमेरिका के जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे कैसे हमारी पावर में अलग अलग विविधता है, कैसे हमारी पावर अलग है यहाँ के उपराष्ट्रपति का और वहां के उपराष्ट्रपति की पावर कैसे अलग है। हम ये प्रश्न पूछेंगे किस प्रकार से उपराष्ट्रपति के पद को हम और ज्यादा लोकतांत्रिक बना सकते हैं। हमें प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का, ठीक है, संवैधानिक दायरों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य यहां पर दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हम हर टॉपिक से आपको एक एक प्रश्न बना करके आपके डे के अकॉर्डिंग शेयर करते चलेंगे, ठीक है। जैसे कल 9 तारीख को आपने क्या किया, डे 1 के 2 टॉपिक की रीड किया। 10 तारीख को आपको शाम को 6 बजे इन दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, बात समझना। आपको इन क्वेश्चंस को मिलते ही कोशिश करना है कि बैठ करके दोनों क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है। अगर आप बेहद इनिशियल स्टेज में हो, अगर आप बेहद बिगिनर फेज में तो हो सकता है कि आपको पहला आंसर लिखने में 1 घंटे का समय लगे। हो सकता है, संभव है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटे का समय लगा देंगे हम, क्या दिक्कत है भाई। हम अपने लिए ही तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम किसी और के लिए थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बात समझना, न्यूटन साहब ने कहा था ना कि वो आपको एक एक्सटर्नल पुश की रिक्वायरमेंट होगी, वो एक्सटर्नल पुश लगाओ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नल पुश एक बार में ही लग जाए, समय लगता है। कबीर जी यहाँ पर एक स्टेप आगे जाते हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल हो। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आगे चल करके ये 45 मिनट में आपका आंसर कंप्लीट होगा, आगे चल करके 30 मिनट में कंप्लीट होगा, फिर आके 20 मिनट में जाएगा, और फिर आपकी जो एग्जाम टेम्परामेंट के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो 7 से 8 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए, और जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं वो 10 से 11 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। ये टाइम फ्रेमिंग आप तब पाओगे जब आप लगातार आंसर राइटिंग करोगे। देखो एक बात समझना, कोई भी टॉपर होता है ना, कोई भी टॉपर होता है, मिनिमम वो 500 क्वेश्चन लिख करके जाता है। मिनिमम मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, ये मिनिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमम क्राइटेरिया तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि अगर आपको 500 क्वेश्चन लिखना है, इसका मतलब है कि 50 गुणे 10, मतलब आपको लगभग लगभग 10 महीने, ठीक है, डेली 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपके 500 क्वेश्चंस पूरे होंगे।
इसके बाद हमारी जो टाइम लिमिट होती है ना, हम उस टाइम लिमिट के अंतर्गत आते हैं कि ठीक है भाई, आप क्वेश्चन बोलो, मैं 7 मिनट के अंतर्गत आंसर लिख करके दिखा रहा हूँ। तब वो अप्रोच डेवलप होती है। तब उसी में आपका 10 सेकंड के अंतर्गत मैप भी बन रहा होता है, फ्लो चार्ट भी बन रहा होता है, केस स्टडी भी ऐड हो रही होती है, रिपोर्ट, फैक्ट, एग्जाम्पल, आंकड़े सब वहां पर ऐड ऑन हो रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वो एक कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको लगातार प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, बातें मेरी समझना, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कि आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। भाई मेहनत लगती है खुद की पहचान बनाने में, ठीक है। फिल्टर लगा करके तो सिर्फ चेहरा का फोटो बदलता है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो फिल्टर लगाने से सिर्फ चेहरा बदलता है, लेकिन अगर आपको अपनी पहचान बनाने तो उसके लिए मेहनत लगती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको लगातार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बात क्लियर हो गया। पहले दिन अगर आपका 1 घंटा भी आंसर राइटिंग करने में लग रहा है, बिल्कुल परेशान मत हो, लगातार करते रहो, चीजें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो आपको ये काम करना पड़ा। इसके बाद भाई आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन को लिख करके सबमिट करोगे, ठीक है। सबमिट ग्रुप में होगा। उसके बाद क्या होगा, 24 घंटे के बाद आपको क्या होगा, मॉडल आंसर दिया जाएगा। जो मॉडल आंसर होगा, सिंपल सी बात है भाई, बाइलिंगुअल होगा, कि हम लोग सब कुछ बाइलिंगुअल यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। मॉडल आंसर जब हम देते हैं ना, अगर आप मॉडल आंसर हमारा देखोगे बीपीएससी अभ्यास का, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देते हैं, जिसमें आपको कुछ मॉडल आंसर यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है। मॉडल आंसर जो भी हम दे रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, कि आपको जैसे ये देखिए, मानिए डे 8 का मॉडल आंसर आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल समझना, ठीक है। क्वेश्चन है ये, मैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया भी हुआ है ऑलरेडी। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको केस स्टडी हर जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको इसमें फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, आपको इसमें रिपोर्ट्स के आंकड़े देखने को मिलेंगे, आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, कि आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, ठीक है, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी बात हम डिस्कस करते हैं। कंक्लूजन, जितना पॉजिटिव कंक्लूजन हो सकता है वो कंक्लूजन यहाँ पर दिया जाता है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के रिक्वायरमेंट हो तो वो भी हम लोग यहाँ पर एड ऑन करते हैं, कि ठीक है भाई, आप कुछ फैक्ट्स यहाँ पर पढ़ लो। इसी प्रकार से आप देखो तो हम लोग एथिक्स के पेपर में, तो मैं मतलब आप लोग बताओ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको एथिक्स के पेपर में देखने को मिल जाएंगे, और हम लोग लगातार एग्जाम्पल्स यहाँ पर ऐड करें, ताकि आप लोग की एग्जाम्पल के माध्यम से क्या हो, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। ध्यान समझना। तो वो सब चीजें आप लोगों को मिलेंगी मॉडल आंसर में। अब क्या करना है, जैसे मानो आपको हमने क्या किया, आपने क्वेश्चन लेकर के सबमिट किया, हमने आपको मॉडल आंसर यहां पर दे दिया। अब इस मॉडल आंसर की रीडिंग करो। इस मॉडल आंसर मतलब दो जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके उस पीडीएफ में, आपको रीड करने में मैक्सिमम 30 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। तो मानो 1 घंटा आपको टॉपिक पढ़ने में लगा, 30 मिनट आपको मॉडल आंसर देखने में लगा, और 1 घंटा आपको आंसर लिखने में लगा, ठीक है। अभी तक आपका 2.5 घंटा गया है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। ये उसके लिए बता रहा हूं जो एकदम बिगिनर फेज में है। इसके बाद आपकी कॉपी यहां पर क्या होगी, चेक्ड कॉपी आप लोगों को दी जाएगी। तो चेक्ड कॉपी होगी, उसको देखने में मैक्सिमम 30 मिनट का समय लगेगा, कि ठीक है भाई, सर ने यहाँ पर क्या क्या फीडबैक दिए हैं, ठीक है। बस ये काम, इसको अगर आप जोड़ोगे तो कितना निकल के आ रहा है, 3 घंटा। 3 घंटा अगर आप इनिशियल फेज में हो, आपको केवल ये 3 घंटा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे तो 3 घंटा कम होते होते क्या होगा, 2 घंटा, फिर 2 घंटा कम होकर के आप लोगों का 1.5 घंटे के राउंड में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग सबकी 3 घंटे से होती है, 3.5 घंटे से होती है, लोग मेहनत लगता है करने में। तो बात समझ गए आप लोग, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। बात कर समझ रहे हो। अब देखो, कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताता हूँ, कि हम लोगों को करना है कि आपको इवेल्युएटेड कॉपी मिल गया, आपको मॉडल आंसर मिल गया। अब कोशिश करना ये है हम लोग को, कि हम लोग अपने अपने नोट्स बनाते चले, ठीक है। नोट्स वही बना पाएगा जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करो तो आपको नोट्स बनाना बेहद ईजी रहेगा। करना क्या है नोट्स बनाने के लिए, एक सिंपल सजेशन है, एक A4 शीट ले लीजिए, उस A4 शीट को 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक दिन आप यहाँ पे लिख लो ऐसे डे 1, दूसरे में लिख लो डे 2, और इसी डे 1 के अंतर्गत आप क्या करो, कोशिश करो पहले दिन कि आप इसी में दोनों क्वेश्चन का नोट्स बना लो। अगर ना बन रहा हो तो ठीक है भाई, डे 1 का पहला टॉपिक यहाँ पर, डे 1 का दूसरा टॉपिक यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक पेज में कम से कम 4 क्वेश्चन का नोट बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस स्पीड में आ गए, इस फॉर्मेट में आ गए, तो आपको मेंस एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा। बार बार मॉडल आंसर उठा करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। समझ गए ये बात, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये काम आप लोगों को यहाँ पर करना है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि मूर्तिकला पढ़ो। मूर्तिकला में पढ़ेंगे क्या भाई, चूंकि मध्यकालीन की बात ही करें, मिडिवल टाइम की बात करते तो पहले तो हम वो टाइम पीरियड पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, थीम देखेंगे। थीम में क्या है कि पशु और प्रकृति का क्या संबंध दिखाया जा रहा है,
कैसे वहाँ पर नृत्य संगीत दिखाया गया, कैसे वहाँ पर सामाजिक संरचना बताया, क्या व्यवसाय बताया गया, वो सारे पॉइंट्स हम लोग एक बार बुक में पढ़ लेंगे और ये पढ़ने में मैक्सिमम आधे घंटे का समय लगेगा। ठीक है? मैक्सिमम आधे घंटे का समय लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक है? अच्छा, अब कुछ बात और समझने का प्रयास करें, ठीक है? मैंने आप लोगों से कहा ना कि ये जो हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पेड कोर्स में जोड़ोगे तब ये सब चीज़ें होंगी। भई मैं आप लोगों के लिए लगातार मैं आपको बताता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लगातार 70 प्लस क्लासेस मैंने आप लोगों की करा दी है, किसकी? जीएस पेपर 5 और 6 की मिला कर के, ठीक है? 70 प्लस क्लास यूट्यूब पर मैंने फ्री कराई है। एक बार इसको देखो तो आप लोग, देखो तो आंसर राइटिंग के क्या-क्या पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपकी एथिक्स की मैं एक पैरेलल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर, 1-2 क्लास उसमें हो भी चुकी है, ठीक है? वो भी सीरीज आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो आप लोगों को भी एफर्ट करना पड़ेगा, ये सारी बातें समझना। ये जो पीडीएफ है, ये जो 50 डे का नोट्स है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एक बार उसको देखिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक सजेशन दिया था, ये 3 बुक पढ़ने का। कोई कहे सर मुझे बुक नहीं पढ़नी है, तब मैं क्या करूँ? उसका एक सजेशन मेरे पास और है, और जनरली ये सजेशन उनके लिए है जो थोड़े से एडवांस लेवल पर आ चुके हैं आंसर राइटिंग के फेज में। मतलब अगर किसी एस्पिरेंट ने, किसी दोस्त ने पिछला प्रेस बैच ज्वाइन किया होगा, ठीक है, और वो मेरे बताए गए रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, तो इस मंथ वो क्या कर सकता है ना, वो अपने कंटेंट के लिए ऑनलाइन कंटेंट को फॉलो कर सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको गूगल पर जाकर के, क्रोम में जाकर के, जो भी टॉपिक आपका है वो टॉपिक लिखना है, उस टॉपिक के आगे लिखो आईएएस, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमको मतलब आईएएस या फिर यूपीएससी ऐसा कोई भी एक टर्म लिख दो, लिखने के बाद आपका जो भी मीडियम है, इंग्लिश या हिंदी, हिंदी मीडियम है तो हिंदी यहाँ पर लिख दो, ये टॉपिक आईएएस या फिर यूपीएससी और ये हिंदी। आप लिख करके सर्च करोगे, आपके उस टॉपिक पर कम से कम 10 आर्टिकल आपके सामने आएगा, कम से कम 10 आर्टिकल आएगा, ध्यान समझिएगा। 10वां आर्टिकल पढ़ो, 10वां आर्टिकल सॉरी 10 आर्टिकल बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम 2 आर्टिकल पढ़ो, ठीक है? 2 आर्टिकल पढ़ोगे, 15-20 मिनट का समय लगेगा। उस 15-20 मिनट में आप उस पूरे टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जांपल, ग्राफ, फ्लो चार्ट, मैप, वो सब चीज़ें आप लोग वहाँ पर देख लोगे। जनरली ये हेल्प करेगा आपको जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के अंतर्गत। जैसे कि मानो है भारत के अंतरिक्ष मिशन, स्पेस मिशंस, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा बहुत अच्छी ऐसा कंटेंट, ठीक है? आपको उसको गूगल सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमने प्रीलिम्स में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मानव युक्त चंद्र मिशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हम गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। हमने एक मिशन बनाया हुआ है कि हम अपना भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएँगे, बीएस की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जितने भी भारत के स्पेस मिशंस हैं, चंद्रयान का हो गया, मंगलयान का हो गया, वो सारे मिशंस आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो? लिखना पड़ेगा, और वो सारे आप लोगों को गूगल पर ही मिलेगा, किसी बुक के अंतर्गत बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है? अब जैसे ये टॉपिक है एसेंशियल वैल्यूज फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, ये टॉपिक आपको बुक में मिल जाएगा। क्या मिलेगा भाई? नोलन कमिटी होगा, नोलन कमिटी के अंतर्गत बताया गया हो कि एक पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत ये सारे वैल्यूज होने चाहिए। नोलन नोलन कमिटी नहीं होगी तो सेकंड ईआर से रिपोर्ट होगी, आप सेकंड ईआर से रिपोर्ट को कोट करके वहां पर बता सकते हो। वो भी नहीं होगा, आप किसी नीति आयोग की रिपोर्ट से कोट करके पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत लोक सेवकों के अंदर जो एसेंशियल वैल्यूज है वो बता देना। ध्यान देना, एथिक्स में थोड़े से एग्जांपल्स पर हम लोग काम करें, मैं भी आप लोगों को एग्जांपल दिखा भी रहता हूं मॉडल आंसर से, ठीक है? वैसे एग्जांपल्स आप लोगों को ऐड करने पड़ेंगे। तो ये तो अप्रोच आप लोगों को फॉलो करनी है हमारे साथ आने वाले 25 दिन, ठीक है? ये जो हमारा बैच है, उस बैच की अगर मैं आपको फीस बताऊं, ठीक है? फीस बेहद मिनिमम है, 999 फीस आप लोगों की रखी गई है, ठीक है? इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 दिन का हम लोग आप लोगों से कॉपी, 25 दिन डेली 2 क्वेश्चन, मतलब 50 टॉपिक आप लोग हम तैयार कराते हैं, 50 कॉपी इवैल्यूएट करते हैं, आप लोगों की 50 क्वेश्चन से इवैल्यूएट करते हैं, मॉडल आंसर देते हैं, और सब कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। अगर आप हमारी इवैल्यूएटेड कॉपी भी देखोगे, जो कि मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी शेयर्ड है, आपको उसकी क्वालिटी देखने को मिलेगी। सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस करती है, पूरी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो एक बार आप उसको देखिए, समझिए कि भाई ठीक है भाई, कुछ एफर्ट अगर साथ में कोई कर रहा है, आप हमारे साथ जुड़कर ही करोगे तो आपको ही फायदा मिलने वाला है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? दिन भर, जैसे वो एक है ना, एक शायरी है क्या, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। जिसमें कहता है कि सर जमी पर क्या, दिन भर जो स्टूडेंट एस्पिरेंट दिन भर इंस्टाग्राम पर बैठा हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पर बैठा हुआ है, रील्स देख रहा है, वीडियो देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कैलेंडर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं, अरे रिजल्ट आएगा तो क्या कर लोगे? मानो रिजल्ट आ गया आपका मेंस है 2024 का, अब तैयार है मेंस आपका? नहीं तैयार है, सच्चाई ये है, नहीं तैयार है। हम लोग कर क्या रहे हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हो? रिजल्ट आ जाएगा, मैसेज कर रहे हो, कॉल हो रहे सर मेरा तो मेंस तैयार ही नहीं है, अब हम करें क्या, हम छोड़ दे रहे हैं इस बार वाला मेंस। हर बार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेंस प्रिपेयर नहीं होता है, इस चक्कर में सब कुछ गड़बड़ कर देते हैं। रिजल्ट आने तक का जो पूरा फेज होता है, 1.5 महीना हो गया अब तो, ठीक है, क्या पता 2 महीना हो जाए,
उस पूरे फेज को एस्पिरेंट्स बर्बाद कर देते हैं। भाई इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। करो तैयारी। अगर आपको 2025 में भी प्रीलिम्स है ना, तो 2025 के प्रीलिम्स में आपके पास 250 दिन का समय है, लगभग 240 दिन का समय है। आप केवल प्रीलिम्स नहीं पढ़ पाओगे, आप डेली 2 घंटे का समय दो मेंस के ऊपर, और कुछ नहीं करना है। कोई अदर सोर्स, कोई अदर मटेरियल, किसी अदर बुक, किसी चैनल पे भटको मत। केवल जो चीजें बता रहा हूं वो करो। आपको प्रयास बैच नहीं ज्वाइन करना है, मत ज्वाइन करो, लेकिन ये टॉपिक तैयार करो। जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताया उन टॉपिक्स का क्या करना है, गूगल सर्च करके या फिर किसी बुक को पढ़ते हुए अपने कंटेंट प्रिपेयर करते चलो। मत करो, मत ज्वाइन करो बैच। मैं तो कह रहा हूं मत ज्वाइन करो बैच, ठीक है। 999 की तो बात है, बहुत सारे लोग कह रहे सर बहुत महंगी फीस है। 999 भाई, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ठीक है। अभी चॉकलेट देने और रोज देने में आप लोग 999 के आप लोग 2000 रुपये खर्चा कर दोगे। बात समझना, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। अरे कुछ पैसे अपने ऊपर भी खर्चा करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 999 कुछ नहीं है भाई। अगर 999 में आपको बताऊँ जो फीस हम लेते हैं, एक कॉपी वैल्यूएशन की पूरी टीम को डायरेक्टली पे किया है, ठीक है। बहुत टीम काम करती है, कम से कम 10 कॉपी वैल्यूएटर्स हमारे साथ काम करते हैं, तो एक अच्छी खासी टीम बैकएंड पे लगी हुई है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको भी उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगो, करो। इसके अलावा देखो, आंसर राइटिंग में कोई भी डाउट हो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है 70 वीडियोस की, आप लोग उन वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट करो। देखो कोई दिक्कत आती है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है आप वहाँ पे कांटेक्ट करिए, आप मैसेज करिए। आप बैच में मत जुड़ो भाई, आप मैसेज करो, सर मैं मेंस के आंसर राइटिंग कर रहा था, आपने जो टॉपिक्स बताए थे और मुझसे इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, फिर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं कैसे काम करूँ। आप यहाँ पर मैसेज करो, सर मुझे एक बार गूगल मीट पर रमन सर से या निशांत सर से बात करा दीजिए, ठीक है। गूगल मीट हम लोग डेली करते हैं, ये किसी पेड बैच से संबंधित नहीं, ध्यान समझिएगा। ये गूगल मीट फ्री है, जिसको भी ज्वाइन करना, जिसके भी डाउट्स होते हैं। हम लोग, अच्छा देखो एक समस्या है, आप लोग कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मैं सबके कॉल और मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाता। तो जितने भी लोग यहाँ पर मैसेज करके कहते हैं सर मुझे बात करनी है सर लोगों से, हम लोग गूगल मीट पर जुड़ करके रात में 9 बजे 8 बजे के अराउंड में उनसे डिस्कशन कर लेते हैं प्रॉपर। तो कॉल वाली समस्या भी दूर हो गई। आप बैच में हो नहीं हो, आपने पैसा दिया ही नहीं देना, कोई मतलब नहीं, आप जुड़ो, आप यहाँ पे ये काम करो। भाई हम भी तो रिस्क लेकर के आप लोगों के लिए खड़े हैं, यहाँ पर भी तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ करके बैठे हैं। हम लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग भी एक स्ट्रगल फेज में लाइफ में लगे हुए हैं। भाई ठीक है, चलो मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कभी ना कभी ये चैनल बहुत बूस्ट करेगा, अच्छा जाएगा। आप लोग निकलोगे, एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, कहोगे हाँ सर हम यहाँ से पीछे से बिहार से पढ़े थे, ठीक है। तो वो चीज़ें ले आने के लिए आप लोगों को भी लगना पड़ेगा। चलिए, बहुत ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करूँगा आप लोगों से। इसके अलावा कोई भी अन्य समस्या हो मुझे बताइए। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।